नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बड़ी खबर मिल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा है। राज्य के तमाम कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। शांति कुंज शताब्दी समारोह में भी वो शामिल होंगे। पतंजलि योगपीठ में भी उनका एक कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी गृह मंत्री को शामिल होना है। तो कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं उत्तराखंड और आज से 2 दिवसीय दौरा है। आज और कल उत्तराखंड की सरजमी पर रहेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ दिशा निर्देश प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं। उसमें हरिद्वार और उसके आसपास के जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, यानी कि जो ट्रैफिक डाइवर्जन है उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वीवीआईपी प्रोग्राम है, तो उस लिहाज से ट्रैफिक का डाइवर्जन करना भी बहुत अनिवार्य हो जाता है। भारी वाहनों के प्रवेश पर फिलहाल पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था की सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। तो यह हम जानकारी आपको दे रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, जहां पर वो 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं और राज्य में जो तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें शिरकत करेंगे। चाहे शांति कुंज शताब्दी समारोह की बात हो या फिर पतंजलि योगपीठ में आयोजित होने वाला कार्यक्रम। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हो रहा है और 2 दिन तक वो उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और पुलिस प्रशासन ने इसके लिए तमाम जानकारियां और तमाम व्यवस्थाएं की हैं, चाहे बात ट्रैफिक की हो, कानून व्यवस्था की हो, और इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है और यातायात की व्यवस्था भी चाक चौबंद है। उसकी तैयारियों में कई दिन से जो प्रशासन है वो लगा हुआ था। तो हरिद्वार और उसके आसपास के रूट्स हैं वहाँ पर डाइवर्जन होगा और देखना होगा कि काफ़ी अहम ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल जो है वो अर्ध कुंभ भी होना है, उसको लेकर भी काफ़ी अहम ये दौरा माना जा रहा है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है अमित शाह का, किन मायनों में इस दौरे को अहम माना जाए? देखिए सचिन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। आज और कल वह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और आज करीब 2:45 के करीब वह उत्तराखंड पहुंच जाएंगे और उसके बाद वह सीधे ऋषिकेश जाएंगे। सर्वप्रथम उनका कार्यक्रम ऋषिकेश में रहने वाला है। गीता आश्रम में वे गीता भवन में जाएंगे और वहाँ पर जो गीता प्रेस द्वारा एक पुस्तक है कल्याण, उसका जो है कुछ जो अंक है उनके विमोचन जो है उनकी ओर से किया जाना है, तो उसको लेकर के वहाँ उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। करीब 100 साल के उपलक्ष्य जो है उनकी ओर से मनाया जा रहा है, उसमें जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी चलते जो है ये जो बुक है, ये इसकी पुस्तक है, इसका विमोचन उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो है सीधे तौर पर देखा जाए तो गृह मंत्री वहाँ से हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे और हरिद्वार पहुँचेंगे, जहाँ पर जो है उनके जो कार्यक्रम है वो लगे हुए हैं। 22 यानी कल उनके कार्यक्रम हरिद्वार में रहने वाले हैं। वहीं पर जो है अगर देखा जाए तो शांति कुंज में उनका कार्यक्रम है, जहाँ वे उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद जो योगपीठ है जो है उसमें पतंजलि, उसमें भी जो है उनके कार्यक्रम है उसमें भी वे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम रहने वाले हैं। इस कार्यक्रमों को लेकर के अगर सुरक्षा व्यवस्था की हम बात कर ले तो पुलिस प्रशासन की ओर से तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। अगर ऋषिकेश की हम बात कर ले तो देहरादून एसएसपी ने तमाम जो ब्रीफिंग थी वो की थी। इसके साथ साथ जो है आईजी लेवल पर भी बैठक की गई थी और तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए कहा था। साफ तौर पर कहा गया था कि जो रूट डाइवर्ट है वो पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई भी यातायात की बात हो चाहे फिर सुरक्षा की बात हो, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हरिद्वार में पूरी तैयारी की गई है। जी योगेश, एक दौरे को लेकर कई बातें निकलकर महत्वपूर्ण सामने ये आ रही हैं कि ये दौरा सांस्कृतिक के लिहाज से भी, स्वास्थ्य के लिहाज से भी और आध्यात्मिक विकास के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांति कुंज में भी कार्यक्रम है और पतंजलि योगपीठ में भी क्रिटिकल केयर जो यूनिट है उसका उद्घाटन भी करेंगे अमित शाह। तो ये 3 जो मायने हैं उनमें काफ़ी अहम माना जा रहा है आज का ये दौरा। देखिए बिल्कुल पतंजलि में वो जाएंगे और पतंजलि में वहाँ पर उनके जो कार्यक्रम है, चाहे वो इमरजेंसी क्रिटिकल केयर सेंटर का जो वो शुभारंभ करेंगे, उसका जो है फीता काटेंगे। तो निश्चित तौर पर जो है इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार पहले से की गई थी। उनका अब दौरा है और अब पहुँचेंगे, कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, कार्यक्रमों में संबोधन भी करते नजर जाएंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि अध्यात्म के तौर पर अगर देखा जाए तो सचिन, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अध्यात्म के तौर पर राजधानी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को बनाने की जो है काम करना होगा और उसके
इसके लिए लगातार सरकार भी काम करती नजर आ रही है। सरकार भी अध्यात्म के क्षेत्र पे जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए जो है गांव-गांव में ध्यान सेंटर जो है वो खोले जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं चाहे अध्यात्म के तौर पर देखा जाए, चाहे उसके कल जो सेंटर का उद्घाटन वहाँ पर होगा, निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ों को देखा जाए तो बड़ी सौगात जो है वो कहीं न कहीं रहने वाली है। और निश्चित तौर पर जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ इस कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि उत्तराखंड के लिए कुछ और बड़ी भी घोषणा वो कर दें। क्योंकि जब यहाँ पर जो है चाहे प्रधानमंत्री आए, केंद्रीय गृह मंत्री आए या केंद्रीय कोई भी मंत्री यहाँ पर पहुंचे, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये आज नजर रहेगी कि आखिरकार जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है उत्तराखंड के लिए किस तरह की घोषणाएं करते हैं। जी चलिए योगेश, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, फिर आपसे जानकारी के लिए संपर्क किया जाएगा। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके का दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे। वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे जिले में सतर्कता बरती गई है। संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर सघन चेक इन अभियान चलाया गया। इसके अलावा जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, वस्तु और वाहनों की गहन जांच हो रही है। होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउसों पर विशेष निगरानी की जा रही है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं। इसी बीच एक और अहम जानकारी आ रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए 1 साल पूरा हो गया। 27 जनवरी को प्रदेश भर में मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरा 1 साल हो गया है। यानी कि इसी वक्त पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के लिए ये बड़ा फैसला लिया था, जहां पर एक कानून सभी के लिए, यानी कि सभी के लिए समान कानून बनाने का जो फैसला था। हालांकि इसकी चर्चाएं पूरे देश भर में हो रही थी कि आखिर इसको कब लागू किया जाएगा, लेकिन इसका विरोध भी देश के अंदर शुरू हुआ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम फैसला लेते हुए पिछले साल इसी वक्त इसी समय पर ये फैसला लिया था कि उत्तराखंड को बचाने के लिए, उसकी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत को बचाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर उन्होंने यूसीसी को लागू किया था। तो देहरादून में इसके लिए कई राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। और इसके अलावा जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जितने भी सम्मानित नागरिक हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, जिसमें समानता, न्याय, सामाजिक समरसता का संदेश भी दिया जाएगा। तो ये अहम जानकारी उत्तराखंड से दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हुआ था उसका अब 1 वर्ष पूरा हो गया है और उसी क्रम में ये कार्यक्रम रखे जाएंगे। उधर उत्तराखंड में मौसम शुष्क, दिन में धूप से बढ़ी गर्माहट, सुबह और शाम ठंड का असर देखने को मिला। ये एक और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर सुबह और शाम ठंड का असर दिखेगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ठंड अभी चली गई है। सुबह और शाम ठंड देखने को मिल रही है अभी भी। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें पाले को लेकर येलो अलर्ट अभी भी जारी है। हालांकि धूप निकल रही है तो लोगों के मन में कई तरीके के सवाल हैं कि क्या अब ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए अभी भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर पाले को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी प्रदेश भर में शुष्क मौसम की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो गुरुवार से पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदलेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में हल्की बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। तो ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर मौसम शुष्क और दिन में धूप से गर्माहट तो बढ़ रही है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ठंड अभी नहीं होगी आने वाले वक्त में। उधर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला को लाडपुर बॉर्डर रोक दिया गया, जिसको लेकर ज्योति रौतेला ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देर रात 10 बजे किस धारा के तहत 3 महिलाओं को बॉर्डर पर रोका गया। दरअसल ज्योति रौतेला गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रही थी, जिस दौरान श्यामपुर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। ज्योति ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया। वहीं मौके पर मौजूद ऑल इंडिया कांग्रेस की प्रभारी
सुनीता गावड़े ने कहा कि अगर उन्हें जाने नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। नमस्कार साथियों, मैं ज्योति रौतेला। मैं अभी हल्द्वानी से और हरिद्वार की तरफ जा रही हूँ। मेरे साथ मेरी महाराष्ट्र से मेरी आई हुई साथी और मेरी महिला कांग्रेस की प्रभारी सुनीता जी हैं, किरण जी हैं, छोटा भाई है, और हमको नजीबाबाद से हरिद्वार के लिए जो टर्न करते हैं, जो रास्ता है जंगल, जो नहर वाला रास्ता है जहाँ से हम लोग टर्न होते हैं, ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ लग गया। ये हमें डिटेन करना चाह रहे हैं। ये आप लोग देखिए, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड पुलिस है, और उत्तराखंड पुलिस के लोग हमारे यहाँ पे गाड़ी रोके हुए हैं। मेरी गेस्ट दिल्ली आई हुई है। ये पूरा प्रशासन यहाँ लग गया। इनका कहना है क्योंकि मैंने कॉल दिया कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं और हम उसमें महिला कांग्रेस 2 सवालों के साथ कि सुखवंत सिंह जी की ने जो आत्महत्या करी उसमें एसएसपी मणिकांत मिश्रा जी को क्यों नहीं हटाया गया, और गिरधारी लाल साहू जिनके खिलाफ जिन्होंने महिलाओं को खरीदने की बात करी 20,000 और 25,000 में, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। इन 2 मुद्दों को लेके हम लोग गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञापन देना चाहते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की महिला नेत्री को रोका गया और साफ तौर पर जो किसान की आत्महत्या हुई थी, उसने गोली मारकर अपनी जान दे दी थी, उसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर आपके शासनकाल में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, और इसी को लेकर कांग्रेस अब हमलावर है बीजेपी पर। तो यही कारण था कि ज्योति रौतेला जो है गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रही थी और उनको बीच में रोक दिया गया। सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रवेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से ज्योति रौतेला को रोका गया है, क्या कोई आश्वासन पुलिस के द्वारा उनको दिया गया है? रात में क्या उनको वापस लौटा दिया गया या डिटेन करके रखा गया था? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस रात को ये मामला हुआ तो जिस तरीके से देखा गया कि जब गृह मंत्री अमित शाह का आज यानी 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है, आज ऋषिकेश में और 22 जनवरी यानी कल हरिद्वार के बैरागी कैंप और पतंजलि में दौरा है। तो इसी के तहत जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो महिला नेत्री है, उन्होंने साफ तौर से ज्योति रौतेला ने साफ तौर से आरोप लगाते हुए पुलिस पर कहा कि मैं तो ज्ञापन देने के लिए जा रही थी, लेकिन पुलिस ने न जाने किस धाराओं के अंतर्गत हम 3 महिलाओं को यहाँ पर रोका। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से मिली जानकारी अनुसार रात को जो ये मामला हुआ तो उस वक्त वहाँ पर कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, जिसके बाद महिला नेत्री जिस तरीके से देखा गया कि उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाए ज्योति रौतेला ने। और अब देखना होगा कि लेकिन इस पर अभी तक कोई पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, ना आधिकारिक कोई बयान आया, लेकिन साफ तौर से उनका यही आरोप था कि अगर मैं किसी मांग को लेकर के जा रही थी तो पुलिस का रोकना इस तरह से उचित नहीं है। और साफ तौर से उन्होंने ये भी बताया कि मैं किसी अन्य मांग को नहीं, जो कि सुखवंत सिंह जो उधम सिंह नगर में वो सुसाइड का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं इसी को मामले को लेकर के वहां पे जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने मेरे को रोक लिया है तो देखना होगा कि इसमें आने वाले समय में आज यानी कि आज 21 जनवरी किस तरीके से पुलिस की ओर से कोई बयान आता है या किस तरीके से ये मामला ऐसे ही दब जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही होगी कि रात उस वक्त किस वजह से या किस धाराओं के अंतर्गत पुलिस ने रोका, ये सबसे बड़ा सोचने वाला सवाल होगा। और यहाँ पे अब इसको लेकर के जिस तरीके से बात की जाएगी हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल जी से, तो देखना होगा कि आगे इस वक्त उनका क्या जवाब है, किस वजह से उनको रोका गया था। प्रवेश, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो ये बात तो कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि भाई वहां जाने नहीं दिया जाएगा, तो क्या कई बार विपक्ष भी जानबूझकर ऐसे काम करता है जिससे कहीं ना कहीं विवाद पैदा हो? और ये सब जानते हैं कि गृह मंत्री जी से मिलना कांग्रेसियों के लिए क्या इतना आसान हो गया? ऐसी ये राजनीति होती हुई नजर आती है कैसे मसलों पर? जी बिल्कुल सचिन, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस को पता होने के बावजूद भी कांग्रेस जा रही थी, लेकिन कांग्रेस की जो महिला नेत्री उन्होंने साफ तौर से कहा कि मैं किसी विरोध करने या मैं किसी मांग को लेकर जा रही थी, मैं कोई विरोध करने नहीं, मैं मांग लेकर जा रही थी। और गृह मंत्री वो कहीं ना कहीं पूरे देश के हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ज्योति रौतेला ने साफ तौर से कहा कि अगर वो गृह मंत्री के पद पर हैं तो वो पूरे देश के गृह मंत्री हैं वो। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जब पता होने के बावजूद भी जब कांग्रेस की नेत्री इस तरीके से वहां पर जा रही थी तो कहीं ना कहीं ये गलती उनकी भी है। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें
रात को पुलिस ने इस तरीके से डिटेन किया, तो पुलिस पर इसके पे क्या आरोप, किस तरीके से आरोप लगाए, लेकिन पुलिस की ओर से भी कोई पलटवार नहीं आया। तो देखना होगा कि आज यानी कि पुलिस इस पर क्या अपनी राय रखती है। जी जी, प्रवेश किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी कांग्रेस के नेता वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या और भी बॉर्डर्स पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है ताकि कोई बाहर के लोग आकर खामखा प्रोग्राम में कोई विघ्न ना डालें? कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस द्वारा? जी सचिन, कहीं ना कहीं बिल्कुल जिस तरीके से आज यानी कि ऋषिकेश में दौरा है और बीते दिन मंगलवार को वहां पर साफ तौर से ब्रीफिंग कर दी गई थी ऋषिकेश में गीता प्रेस क्लब में। वहां पर आज देश के गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचने वाले हैं और कल यानी कि पतंजलि में दौरा है और बैरागी कैंप में 22 जनवरी को। तो इसी के तहत जो हरिद्वार में पुलिसकर्मियों की तैनाती है, तो कहीं ना कहीं 700 पुलिसकर्मी जो है उनकी सेवाओं में यानी कि उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और देखना होगा कि किस तरीके से की, और ये भी साफ तौर से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से और जो वीआईपी का वो है, जो वीआईपी मूवमेंट है, उसके बीच में दखल अंदाजी ना करे, वरना साफ तौर से कार्रवाई की जाएगी। तो हरिद्वार के एसएसपी और जिलाधिकारी लगातार इसको लेकर के बैठक भी ली जा रही थी और लगातार जिस तरीके से उन्होंने बैठक के माध्यम से लगातार जनता से भी अपील की। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कल ही जब ये गृह मंत्री हरिद्वार की ओर रुख करेंगे, तो जो दिल्ली से आने वाले लोग होंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी रूट डाइवर्जन का प्लान किया गया है। उधर से लक्सर से होते हुए वो लोग हरिद्वार पहुंचेंगे, यानी कि साफ तौर से जो बहादुराबाद का मार्ग है उस और कहीं ना कहीं साफ तौर से पुलिस ने रोक लगा दी है। चलिए प्रवेश, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी प्रवेश जानकारी दे रहे थे किस तरीके से ज्योति रौतेला को पुलिस ने रोक दिया। वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए जा रही थी। बढ़ते आगे, गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर देर शाम तहसील प्रशासन ने अरविंद पांडे के आवास पर बने कैंप कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर 15 दिन के अंदर हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंध में विधायक के बेटे ने बताया कि कोर्ट की ओर से जो नोटिस प्राप्त हुआ है उसका जवाब प्रशासन को कोर्ट की ओर से ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पिता की गैर मौजूदगी में प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है। काम कर रही है और उसी ईमानदारी का नतीजा है कि आज कोई भी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो मैं तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस नोटिस का जवाब कोर्ट में देना, कोर्ट में दिया जाएगा। अब इस बात से तो यही प्रतीत हो रहा है कि साजिश है, क्योंकि जगह जगह घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं किसी की जमीन है, कहीं किसी की जमीन है, कहीं किसी की जमीन है, और उन जमीनों से जबकि माननीय विधायक जी का कोई लेना देना भी नहीं है और उन्होंने स्पष्ट भी किया और सीबीआई जांच के लिए भी कहा है। तो अब जो है संज्ञान में आया कि यहाँ पर भी जो कैंप कार्यालय है, जहाँ पर आवास है माननीय विधायक जी का, उसके लिए भी नोटिस जारी किया गया है तहसील द्वारा कि बंजर की भूमि है। तो बने हुए इसको 10 साल हो गए, तो 10 साल में तो कोई संज्ञान नहीं लिया, जबकि तहसील के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी हमेशा यहाँ पर आते रहे और इसी कैंप कार्यालय में बैठकर जो है विधायक जी के सामने अपनी समस्याओं को रखते थे और उसका समाधान होता था। अब अचानक ये जो 10-15 दिनों से खेल चल रहा है, तो मैं तो ये समझता हूँ उस खेल का ही एक जोड़ है ये। रहा है, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जमीनी विवाद का पूरा प्रकरण था। अब क्या कुछ जो विधायक के परिजन हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? महेंद्र, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। महेंद्र, जो जमीनी विवाद को लेकर जो नोटिस चस्पा किया है, परिवारजनों का क्या कुछ कहना है इस पर? जी देखिए, ये जमीनी विवाद नहीं है, ये अतिक्रमण का मामला बताया गया। रजत पर नोटिस चस्पा किया है और अतिक्रमण सरकारी कोर्ट में बताई गई है। तो ये हाई कोर्ट में एक जो आदेश हुआ उसके बाद जो हर जगह है और सरकार विचार है कि किसी तरह की इसमें राजनीति की वजह है, हाई कोर्ट के निर्देश के अनुपात ये जो चस्पा किया गया है। जी महेंद्र, लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है अतिक्रमण की बात है, तो आपको लगता है कि वाकई में कुछ ऐसी खबरें होंगी जो सत्ता के नेतृत्व में नोटिस चस्पा किया गया और साथ ही अतिक्रमण किया जा रहा है? अतिक्रमण की बात
है, इसीलिए नोटिस दिया गया है, क्योंकि राजस्व प्रशासन ने जांच करने के बाद, क्योंकि विधायक पे इस तरह की कार्रवाई करना, राजस्व प्रशासन कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता बिना जांच के, बिना किसी प्रक्रिया के उन्होंने नोटिस किया हो। कई लोग भी मिले हैं और ये प्रक्रिया अतिक्रमण हटाने की लगातार चलती रहती। हाँ, विधायक के डर की वजह से आज तक कभी कोई नोटिस छपवा नहीं कर पाया, लेकिन जो अभी यहाँ गदरपुर क्षेत्र की बात करें तो सभी विभागों में लगभग महिला अधिकारी हैं और वो बिना किसी दबाव के अधिकारी काम कर रहे हैं। तो उसका नतीजा हो सकता है कि जांच के बाद ये नोटिस दिया गया, और इसे राजनीति से जोड़ना तो मेरे हिसाब से गलत होगा। हाँ, हालांकि राजनीति इन लोगों का काम है, ये लोग करते ही हैं, आरोप प्रत्यारोप ये लगाएंगे, लेकिन ऐसी प्रक्रिया में है नहीं कुछ, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये जो न्यायालय के आदेश हुए उसके बाद ये सामान्य प्रक्रिया है। महेंद्र, अब जिस तरीके से पूरा आपने बताया कि क्या प्रक्रिया है, राजनीति क्यों हो रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि विधायक ने इस पर जो कुछ कहा है, क्या वो चीज़ें बाहर आ पाएंगी? उनका क्या मानना है? देखिए जिस तरीके से लेटर भी दिखाए जा रहे हैं। जी देखिए, विधायक अरविंद पांडे पे लगातार समय से जमीनों के और उसके रिश्तेदार पे कब्जा करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन विधायक कभी इस मामले में सीधे कहते हैं कि अगर सरकार को लगता है या किसी व्यक्ति को लगता है, किसी आरोप लगाने वाले को लगता है तो सीबीआई जांच भी करवा सकती है। तो में भी एक हत्याकांड में उसका नाम उठा था, जिसके बाद जांच में वो निर्दोष साबित हुए थे। चलिए महेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अतिक्रमण मामले को लेकर विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, नोटिस चस्पा किया गया है कोर्ट के आदेश के बाद। बढ़ते आगे, रुड़की में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय रोहेला देर रात औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान राज्य मंत्री ने नगर निगम क्षेत्र के तमाम इलाकों, सड़कों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर शीतकालीन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अलाव की स्थिति का भी उन्होंने जायजा लिया। साथ ही विनय रोहेला ने रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्थानों पर ठंड से जूझ रहे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी ज़रूरतमंद ठंड में असहाय न रहे। शीतकालीन व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे प्रदेश के अंदर शीतलहर चल रही है। शीतलहर के प्रकोप में मनुष्य हानि ना हो, पशु हानि ना हो, लोगों को ठंड के प्रकोप से बचाया जा सकता है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए थे कि समुचित व्यवस्था की जाए। उन्हीं व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश की, जिसमें सचिव स्तर के सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिलाधिकारी और सभी प्रशासन के आपदा प्रबंधन विभाग के सभी अधिकारियों ने भाग लिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी की गई, जिस एडवाइजरी के अनुरूप प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र का, सभी क्षेत्रों का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। उन नोडल अधिकारियों के अंतर्गत वहाँ यदि कोई रास्ता बंद है, बर्फबारी है, तो उसे रोकने के उपाय तुरंत किए जाए, दवाई की व्यवस्था तुरंत की जाए, अलावा लगाए जाए, कंबल यदि किसी पे कोई ठंड से दिक्कत है तो उसे रखा जाए, सभी रेन से चुस्त दुरुस्त हो, वहाँ पे गर्म पानी, सब चीज़ों की व्यवस्था हो। मतलब तात्पर्य है कि शीतलहर के प्रकोप से यदि कोई मनुष्य को कोई नुकसान उसके शरीर पर हो रहा हो तो उसकी रोकथाम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सभी नगर निगम क्षेत्र, जिला प्रशासन सभी समुचित व्यवस्थाएं करने के लिए तत्पर है। तरफ से राज्य मंत्री जी के साथ में, रोहिला जी के साथ में, तो शीतलहर की जो प्रकोप हो रखा है, तो हम जगह जगह हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। जो लावा जल रहा है उसका हम नगर निगम की तरफ से चल रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पे जो शीतलहर का है तो हमने कंबल का वितरण किया है सबने। और चलिए फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।